नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोरोना संकट के बीच एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज नाम दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी का ये पैकेज इस मामले में ऐतिहासिक है कि 20 लाख करोड़ रुपए का यह अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज है, जबकि जीडीपी के लिहाज से ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा पैकेज है। महामारी से उबरने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज जापान ने दिया, जो वहां की जीडीपी का 21.1% है। 13% के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर है। स्वीडन ने अपने कुल जीडीपी के 12% के बराबर राहत पैकेज दिया है, जो तीसरे स्थान पर है। 10.7% के साथ जर्मनी चौथे स्थान पर है। एक रिपोर्ट देखिए। स्पेशल पैकेज का ऐलान करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया कि सरकार ने जो आर्थिक ऐलान किए हैं और जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, उनको मिलाकर पैकेज 20 लाख करोड़ का होता है। 1.74 लाख करोड़ का पैकेज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही घोषित कर चुकी हैं, जबकि 1 लाख करोड़ का पैकेज रिजर्व बैंक ने दिया है। वैसे आरबीआई की ओर से दी गई कुल रियायतें 5 से 6 लाख करोड़ की हैं। ऐसे में नया पैकेज 13 से 14 लाख करोड़ के करीब माना जा रहा है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा। 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की, जो कि लगभग जीडीपी का 10% होता है। तो पैकेज की जो बात कर रहे हैं, ये सही है कि हम मांग कर रहे थे, लेकिन उसका जब विस्तार से डिटेल्स आएंगी तब पता लगेगा जो हम मांग रहे थे उसके हिसाब से है या पता नहीं किसके हिसाब से है। पैकेज का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का अभियान का नाम दिया। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी ने 4L यानी लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ में व्यापक सुधार पर जोर दिया। इस विशेष आर्थिक पैकेज में श्रमिकों, किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है, जो कोरोना संकट की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। तो वहीं मध्यम वर्ग को भी इसमें जगह दी गई है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है और देश के विकास में अपना योगदान देता है। इस विशेष आर्थिक पैकेज में एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का खास ध्यान रखा गया है। कुटीर और गृह उद्योग, लघु और मंझोले उद्योग देश में करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है। गरीब हो, श्रमिक हो, प्रवासी मजदूर हो, पशुपालक हो, हमारे मछुआरे साथी हो, संगठित क्षेत्र से हो या असंगठित क्षेत्र से, हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया जाएगा। एमएसएमई सेक्टर एक ग्रोइंग सेक्टर है। वो उसको अगर हम देखें तो जैसे आम भाषा में हम बोलते हैं कि वो एक भारत की रीढ़ की हड्डी है, और इनका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रहता है लगभग 31-32% का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रहता है। तो उस संदर्भ में अगर हम देखें कि इसके लिए पैकेज होना बहुत जरूरी था, और एमएसएमई तभी ग्रो अप कर पाएगा क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट मेंटेनेंस और बहुत सारी जो वर्किंग कैपिटल है उसके ऊपर जो चैलेंज आए, तो सरकार ने ये बहुत अच्छी घोषणा की। सरकार श्रम, जमीन और कानूनों में व्यापक सुधार करेगी, जो अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी यानी तरलता को बढ़ाएंगे। पैकेज का बड़ा लाभ एमएसएमई और लघु उद्योगों के हिस्से में यानी इस क्षेत्र में कर्ज के लिए बैंकों को बतौर गारंटी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आत्मनिर्भरता की अहमियत समझाई। कहा, कोरोना संकट ने हमें स्थानीय निर्माण, स्थानीय बाजार, स्थानीय सप्लाई चेन की जरूरत के बारे में बताया। लोकल ने ही हमारी मांगे पूरी की। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है, और अब यही हमारे जीवन का मंत्र होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत पैकेज दिया है। आर्थिक पैकेज इसे कहा जा सकता है। देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर पैकेज का नाम दिया है।
पीएम मोदी का ये पैकेज इस मामले में बेहद ऐतिहासिक है कि 20 लाख करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज है। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि ये कुल जीडीपी का 10% है, यानी कि विश्व का 5वां सबसे बड़ा पैकेज है। महामारी से उबरने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज जापान ने दिया है। और चलिए इस विषय पर तफसील से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। प्रोफेसर एपी तिवारी जी हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री है। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू करने के लिए और एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए जिस तरह का कदम उठाया है और 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज दिया है, कितनी महत्वता इसकी समझते हैं आप? देखिए, पूरी दुनिया में कोरोना संकट का असर अर्थव्यवस्था पर दिखा है, दुनिया के सभी देशों में। भारत पर भी इसका असर पड़ा है और कह सकते हैं कि एक तरह से विकास को झटका लगा है, जो विकास का एक पहले से क्रम चल रहा था। अब ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि चाहे खेती है, श्रमिकों का क्षेत्र है, लघु सूक्ष्म और मझोला उद्योग क्षेत्र है, इसके साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर रोजगार की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं, उनको उत्प्रेरित किया जाए। हम सभी जान रहे हैं इस बात को कि लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप कई तरह की आर्थिक गतिविधियों में, व्यावसायिक कारोबार में एक तरह से कमी आई है, मंदी आई है। कई क्षेत्रों में तो कार्य ठप करना पड़ा है। अब ऐसे में ये बेहद ज़रूरी हो गया था कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक उत्थान पैदा किया जाए। पहले से ही रिजर्व बैंक ने कुछ घोषणाएं की जिनके तहत ये माना जा सकता है कि अभी तक 7.8 लाख करोड़ रुपए के बराबर की तरलता अर्थव्यवस्था में झोंकी गई है। वो विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। स्वाभाविक रूप में लघु और कुटीर उद्योग क्षेत्र जो है, जो सूक्ष्म मझोला उद्योग क्षेत्र है, उसको राहत पहले से ही दी गई है। अब ये जो एक तरह से वित्त मंत्री के स्तर पर कार्य है, जो कल प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 20 लाख के बराबर का पैकेज, उसमें कुछ, जैसे मैंने पहले भी रखा कि 7.8 लाख के बराबर तो आरबीआई ने घोषणा पहले ही कर दी है। अब वित्त मंत्री पर सारा दारोमदार है कि वो विभिन्न क्षेत्रों के लिए, विशेष रूप में किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योग क्षेत्र के लिए क्या रियायतें घोषित करती हैं, क्योंकि दो तरह की नीतियां ये कहा जा रहा था, ये लगातार समझना मांग की पड़ेगा। जा रही थी एमएसएमई सेक्टर की तरफ से कि आर्थिक पैकेज उन्हें दी जाए, ताकि क्योंकि जीडीपी का रीढ़ का हिस्सा माने जाते हैं छोटे मझोले उद्योग, और ऐसे में लगातार मांग की जा रही थी कि उनके अंदर अगर एक नई जान फूंकनी है, अगर उनको एक बार फिर से वापस गति देनी है, तो यहाँ पर जान फूंकनी बहुत ज़रूरी है, इसको उठाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या लगता है कि जो ये आर्थिक पैकेज दिया गया है, इससे एक नई जान फूंकी जा रही है एमएसएमई सेक्टर में? देखिए, एमएसएमई सेक्टर अगर लिया जाए तो भारत में ये एक तरह का, जिसको कह सकते हैं, सूर्योदय उद्योग क्षेत्र है, सनराइज इंडस्ट्री है, जिसमें रोजगार, उत्पादन, निर्यात और ग्रोथ की प्रचुर संभावनाएं हैं। सरकार इस बात को समझती है भली भांति। चाहे उत्तर प्रदेश सरकार को ही ले लें तो पहले से जो रोजगार देने की तैयारी की गई है, ये वो क्षेत्र है जिसमें पूंजी की तुलना में श्रम का उपयोग अधिक होता है, और भारत के विकास के लिए जो एक बात आ रही है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को स्थापित करने के लिए, एक स्वावलंबी अर्थव्यवस्था को स्थापित करने के लिए ये बेहद जरूरी हो गया है। चलिए, इस बीच हमारे साथ आकाश जिंदल जी भी जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं अजय अरोड़ा जी, नेता है कांग्रेस के। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि अजय जी के पास जाएं, हम आकाश जी का रुख करते हैं। आकाश जी, क्योंकि अर्थव्यवस्था को मजबूती देना, और आप भी
इससे पहले की डिबेट में लगातार ये कह चुके हैं कि एमएसएमई सेक्टर को आर्थिक पैकेज देने की घोषणा प्रधानमंत्री की तरफ से की जानी चाहिए, सरकार की तरफ से की जानी चाहिए। और ऐसा ही कुछ देखने के लिए भी मिला कि प्रधानमंत्री कल देश को संबोधित करते हैं और 20 लाख करोड़ का एक आर्थिक पैकेज घोषित कर देते हैं। क्या लगता है कितनी राहत होगी? You have asked a very right and practical question. You have asked a very practical question. That is what I have been saying. आपके तमाम चैनल पे और तमाम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल चैनल में कहता आया हूँ कि पैकेज की रिक्वायरमेंट थी। प्रधानमंत्री साहब ने जो पैकेज दिया है वो मच रिक्वायर्ड पैकेज था, बड़ा प्रैक्टिकल पैकेज है, एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। आज की तारीख में हिंदुस्तान के हालात देखिए, CMI का डेटा कहता है अनएम्प्लॉयमेंट 27.1% के रिकॉर्ड हाई पे। उसके अलावा देखिए हमारे पास ILO यूनाइटेड नेशन की बॉडी की रिपोर्ट आती है जो कहती है 40 करोड़ वर्कर्स को बी पुश्ड डीपर इनटू पॉवर्टी इन द इनफॉर्मल सेक्टर। बार्कलेज और मूडीज कह रहे हैं 0% GDP ग्रोथ। ऐसे में प्रधानमंत्री साहब ने बिल्कुल सही समय पे एक सही पैकेज डिक्लेयर किया है। हालांकि इसका काफी बड़ा कंपोनेंट फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा 4 बजे बताएंगी, उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की इकोनॉमी की GDP को देखते हुए, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर को देखते हुए दिस इज अ मच रिक्वायर्ड पैकेज। अब इससे होगा क्या? मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉक्टर का मानना है कि इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। और आज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो चीज है जो नेशन को रिक्वायर्ड है। और मैं आपको पूरा मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉक्टर का एनालिसिस कर सकता हूँ। अगर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर पाते हैं तो उसके बाद GDP ग्रोथ भी दोबारा सही हो जाएगा, डेफिसिट भी कम हो जाएगा और साथ ही साथ टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगा। आज हमारी तमाम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की कुंजी जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने के है। तो दिस इज अ राइटली टाइम पैकेज। दूसरी बात मुझे जो प्रधानमंत्री साहब की बहुत अच्छी लगी वो है लोकल के लिए वोकल। देखिए आज माहौल ऐसा है कि चाइना को दुनिया में कहीं भी पसंद नहीं किया जा रहा। आपको पता होगा पिछले शो में मैंने बताया था, चाइना को ना तो US पसंद कर रहा है, ना यूरोप पसंद कर रहा है, ना ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज पसंद, ऑस्ट्रेलिया पसंद कर रहा है। ऐसे में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने का हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो बहुत बढ़िया रेपो और गुडविल बनाई हुई है US में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में या चाइना के पड़ोसी में, जापान में, साउथ कोरिया में, उसके चलते हुए मेरे हिसाब से मैसिव FDI आ सकती है जिससे हम मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दे सकते हैं। ठीक है, कोरोना ठीक है, चलिए सर इसका भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन इस वक्त रुक करते हैं अजय जी का। अजय अरोड़ा, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि लगातार इस बात की मांग की जा रही थी कि MSME सेक्टर को उभारना होगा, तभी आप आर्थिक तौर पर मजबूत हो पाएंगे, क्योंकि इसका तकरीबन 50% जो फर्क पड़ता है GDP पर। तो ऐसे में क्या आपको लगता है जिस तरह से ये आर्थिक पैकेज दिया गया है और जिस तरह से इस पैकेज का ऐलान किया गया है, क्या आपको लगता है कि मील का पत्थर साबित होगा? नेहा जी, हमारी शुरू से ये मांग रही थी कि इस प्रकार का पैकेज आए और GDP का 10% ये पैकेज आया। और नेहा जी ये आवश्यक था भारतवर्ष के लिए। और अभी आकाश जिंदल जी ने बात रखी उत्पादन, ये अति आवश्यक होगा। कल जब हमने सुना प्रधानमंत्री जी को, इन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। हम आत्मनिर्भर जब ही होंगे जब हम सभी वस्तुओं का उत्पादन भारतवर्ष में करें। इससे रोजगार भी मिलेगा और हमारा देश डेवलप होगा, है ना, और विकास भी होगा। जो विकास को झटका लगा, जैसे तिवारी जी ने बोला कि विकास रुक गया था और विकास में गति प्रदान होगी। नेहा जी एक बात और कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, माननीय वित्त मंत्री जी जब ये इसे डिस्ट्रीब्यूट करें जो 20 लाख करोड़ को, उसको भी देखना होगा। जिस प्रकार से उनके निर्णय आएंगे, जिस प्रकार से वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिस प्रकार से वो डिलीवरी करेंगे, उसको भी देखना होगा। वो भी चर्चा का विषय रहेगा। और हमें उम्मीद है और हम उनसे दरख्वास्त भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, जिस प्रकार से हमने बार बार नेहा जी, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, हम श्रमिक, प्रवासी मजदूर, इनका बार बार नाम लेते हैं, है ना, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, महिला उद्योग। कल जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने सारी बातें रखी, उनका स्वागत पूरे देश ने किया, पूरे देश के आवाम ने किया, विपक्ष ने किया। लेकिन नेहा जी आज भी एक महिला ने पुत्री को जन्म दिया और उसके बाद वो दूर से चलते चलते 100 मील दूर आने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, उसे दम तोड़ दिया। और प्रवासी मजदूर आज भी
जिस प्रकार से रेलवे से नहीं आ पा रहे और अपने निजी वाहनों सैकड़ों से आ रहे हैं, हमें उससे ऊपर भी देखना पड़ेगा। नेहा जी, मेरी अपील है सरकार से कि हम, जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रवासी मजदूरों के मिट्टी में मुझे उनकी खुशबू आती है, और अभी जब तिवारी जी ने बोला कि देश के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है और रीढ़ की हड्डी है, और हमें रीढ़ की हड्डी मजबूत करनी है। बस नेहा, निकल के ये आया आकाश जी की बात का और तिवारी जी का, हमें रीढ़ की हड्डी मजबूत करनी है। ठीक है प्रोफेसर एपी तिवारी जी, क्योंकि जाहिर तौर पे एक आर्थिक पैकेज तो दे दिया गया है, लेकिन जिस बात का जिक्र अभी अजय जी कर रहे थे, और ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, ये भी वाकई काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि कौन से जगह कितना पैसा दिया जाता है और किस तरह से किस इंडस्ट्री को ज़्यादा उभारने पर तवज्जो दी जाती है, ये बहुत मायने रखता है। क्या लगता है कि किस तरह से इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, खास तौर पर फोकस कहाँ होना चाहिए? देखिए, मेरे आकलन में किसान है, मैं समझता हूं कि किसान को सीधे जो नगद सहायता दी जाती है उसमें वृद्धि की घोषणा है। इसके अलावा जो बात उभर रही है केंद्रीय तौर पर कि एमएसएमई सेक्टर है, उसको खास रियायत दी जा सकती है, कम ब्याज पर उसको कर्ज मिल सकता है, कर्ज की गारंटी में राहत मिल सकती है, जो कर्ज ले रखा है उन्होंने उसके भुगतान की कालावधि को बढ़ाया जा सकता है, और इसके साथ ही कुछ कर में भी रियायतें उसको मिल सकती हैं। मेरा मानना है कि हो सकता है कच्चे माल की जो उनकी खरीदारी है उसमें कुछ टैक्स की राहत मिल जाए। इसके साथ ही साथ अभी बहुत कुछ उम्मीद ये नहीं हम रख सकते कि बड़े पैमाने पर बड़े उद्योगों को राहत दी जाएगी। ये अगला चरण होगा, क्योंकि एक बात मैं उठा रहा था पहले चर्चा में कि जो मौद्रिक नीति है, जिसके माध्यम से मुद्रा को, तरलता को अर्थव्यवस्था में झोंका जाता है, मौद्रिक नियंत्रण किया जाता है, वो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीति दर में कटौती की, इसके साथ ही साथ सीआरआर को नीचे घटाया। परिणाम उसका क्या है कि अर्थव्यवस्था में लगभग 7.8 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त तरलता झोंकी गई है। जैसा प्रधानमंत्री ने कल अपने संबोधन में कहा कि भूमि, श्रम और तरलता का मतलब पूंजी, और श्रम सुधार, मेरा मानना है कि श्रम सुधार भारत में आर्थिक सुधारों के तौर पर बहुत लंबित रहे हैं, और ये एक बड़ी वजह रही है निवेश में कमी की। जो नई कंपनियां होती थी, जो कंपनियां या उद्योग कारोबार भारत में लगते थे, उनको कई तरह के बहुत पुराने कानूनों को वो कहेंगे जो एक तरह से उनके विकास में बाधक होते थे, उनका सामना करना पड़ता था। तो श्रम सुधारों को आगे बढ़ाकर इस तरह पूरी कोशिश ये है, मेरा मानना है कि अभी उस तात्कालिकता भी, ऐसी तात्कालिक आवश्यकता भी है, क्योंकि जो प्रवासी मजदूर हैं, अगर उत्तर प्रदेश कोई ले ले, बहुत बड़े पैमाने पर 20 लाख के बराबर रोजगार देने की एक कार्य योजना तैयार कर ली है यूपी ने। अब ये स्वाभाविक है कि वो कहाँ उनको रोजगार दिया जाएगा। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी जहाँ खेती और गैर खेती की क्रियाओं में, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, लघु और कुटीर उद्योग क्षेत्र, वित्तीय उद्योग क्षेत्र जो गांव में है, बड़े पैमाने पर जो पहले से ये संचालित हैं। यूपी में लगभग, यूपी को ही ले लें तो लगभग 90 लाख लघु मझोली औद्योगिक इकाइयां यहाँ पर संचालित सभी सेक्टर्स का ध्यान रखने की जहाँ पर जरूरत है, आप कहना चाहते हैं। ठीक है सर, राज्यों को, ठीक है आकाश जी, राज्यों में जो एमएसएमई सेक्टर है उसको राहत मिलने वाली है। ठीक है सर। आकाश जी, सवाल इस बात का है क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अभी कौन सा सेक्टर हो जाता है, कैसे उसमें नई जान फूंकी जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था को अगर पटरी पर लेके आना है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एमएसएमई सेक्टर को उभारा जाए, वो छोटे कारखाने, उद्योग, फैक्ट्रियाँ, उन्हें चालू किया जाए, क्योंकि बताया ये भी जाता है कि तकरीबन 50% जो जीडीपी है वो निर्भर करती है छोटे मझोले उद्योगों पर। तो ऐसे में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट की अभी ज़रूरत है? देखिए, एज यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट, एमएसएमई सेक्टर इज द मेन सेक्टर वेयर वी शुड हैव अ प्रायोरिटी, because MSME sector is the most employment intensive sector. आज हर छोटे मैन्युफैक्चरर के साथ, MSME के साथ 100, 300, 500 मजदूर भाई जुड़े हुए हैं। अगर हम MSME सेक्टर को राहत देंगे, उनको बचाएंगे, तो बहुत से मजदूर भाइयों को
हम रोजगार दे पाएंगे, मजदूर भाइयों को हेल्प कर पाएंगे। देखिए, आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश मंडल .in का मानना है, जो इस कोरोना के कारण सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है वो हमारा मजदूर भाई है। अभी 2 दिन पहले की बात है, तमाम चैनल पे सुबह से शाम तक मैंने शो किए किस तरीके से हमारे कुछ मजदूर भाई जब अपने गांव वापस जा रहे थे, इस प्रकार एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कि ट्रेन से पूछते गए हमारे कुछ मजदूर भाई। तो सबसे पहले तो मजदूर भाई को रिलीफ देना चाहिए। दूसरा, कृपया मुझे पूरी बात करने का मौका दीजिए। दूसरा, मुझे लगता है रिक्वायरमेंट है जीएसटी रिड्यूस करने की। अगर जीएसटी रिड्यूस हो जाता है तो चीजों के दाम कम हो जाते हैं। इंडिया इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव इकोनॉमी। चीजों के दाम कम होंगे तो कस्टमर को खरीदने दौड़ेगा, खरीदने के लिए जाएगा तो 1% एक्सपेंडिचर 50 अदर पर्सन इनकम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो उससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, डेफिसिट कम होगा और टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। दूसरा, बात हुई थी कल मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के लिए भी हो सकता है इनकम टैक्स का रिलीफ आए, क्योंकि अगर इनकम टैक्स का रिलीफ आता है, there will be money in the hands of people. Again, if they go and invest that money, if they go and spend that money, then GDP would again increase. तो मेरे हिसाब से ये होने की उम्मीद है। दूसरा, मेरी बात पिछली बार आधुरी रह गई थी, लोकल के लिए वोकल जो उन्होंने नारा दिया है, उसके चलते हुए आज के समय में जो मेक इन इंडिया का एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हमारे प्रधानमंत्री साहब कई सालों से लेकर चल रहे हैं, वो अब सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि आज का वक्त ऐसा है, अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, सब हिंदुस्तान में एफडीआई ला सकते हैं, क्योंकि चाइना को लेकर नेगेटिविटी का माहौल बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से वो भी एक अच्छी अनाउंसमेंट थी। चौथा, जो उन्होंने लॉकडाउन 4 की बात कही, अलग रंग रूप का होगा, उससे मुझे लगता है, मेरा अंदाजा ये है कि उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इकोनॉमी को ओपन अप किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से टाइमिंग पैकेज का बहुत सही है। आज जब इंडस्ट्री को रिलीफ की रिक्वायरमेंट थी, आज जब एमएसएमई को रिलीफ चाहिए था, आज जब आम आदमी को रिलीफ चाहिए था, मिडिल क्लास को, उस समय रिलीफ दिया गया है। और इससे जो है मजदूरों का जो माइग्रेशन है वो भी रुक जाएगा। मैं तो आपके प्लेटफॉर्म, तमाम प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ कि मजदूरों को हम यही उनके भोजन की व्यवस्था करें, यही उनको सारी फैसिलिटी दें, ताकि जब इकोनॉमी ओपन अप होती है 18 के बाद, तो मजदूर भाइयों को दोबारा रोजगार मिल सके, क्योंकि इंडस्ट्री को भी मजदूरों की रिक्वायरमेंट है, उनको भी रोजगार की। तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर साहब की अनाउंसमेंट, दीज वर राइट स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। हालांकि 4 बजे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा क्या एग्जैक्ट डिटेल्स देती हैं वो हमें पता चलेगा, और शायद जो अभी तक के पैकेज दिए गए हैं वो भी इस पैकेज का हिस्सा है। ठीक है। ओवरऑल मेरे हिसाब से इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ जो बार्कलेज और मूडीज 0% प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो इसके बाद तेजी से दौड़ पड़ेगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का। नहीं, ठीक है, जिस बात का जिक्र आपने किया आकाश जी, उस पर रिएक्शन ले लेते हैं। एक सवाल यहाँ पे अजय जी ये है, क्योंकि मेक इन इंडिया की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री के जरिए अक्सर मेक इन इंडिया की बातचीत की जाती है और ये कहा जाता है कि मेक इन इंडिया को बढ़ाया जाए। सवाल इस बात को लेकर है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना अब सरकार के लिए एक मौका भी है कि, और सरकार ने ये कहा, प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि आप देश में बनी हुई चीज़ों का प्रचार प्रसार भी करें, उसी को खरीदें। तो क्या एक अच्छा मौका है अब देश के सामने, क्या एक अच्छा मौका है सरकार के सामने कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना, प्रचार प्रसार करना और साथ ही साथ इसी को आगे लेके जाना और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, ये कितना बड़ा मददगार हो सकता है मेक इन इंडिया? जी नेहा, मेक इन इंडिया जब होगा 2 चीजें हैं, एक कम्युनिकेशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स कम्युनिकेशन, संवाद प्रधानमंत्री जी करते हैं, आप अपनी बात जनता में रखते हैं, मुख्यमंत्री से बात करते हैं, तो संवाद है ना, कम्युनिकेशन का ठीक है। अच्छा, जहां तक इम्प्लीमेशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर हमें फोकस करना होगा। जिस प्रकार से अभी आकाश जी ने बोला कि हम मजदूरों की बात करते, प्रवासी आज भी साइकिल पे आ रहे हैं, मैं दोबारा इस बात पे आ रहा हूँ, उनकी भोजन की व्यवस्था। इधर तो हम कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा सहयोग मजदूरों का है, जो असंगठित इंडस्ट्री से आते हैं, तो इनके लिए योजना बनानी पड़ेगी। और जहां लोकल और वोकल की बात की, हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये जरूरी है। जमीनी स्तर पर 2 चीजें होती हैं, एक तो मैंने बात कह दी और जमीनी स्तर पर लागू हुई नहीं, वो सरकार को भी, प्रशासन को देखना होगा। अच्छा, लोकल का वोकल इसलिए भी जरूरी है, कोरोना के इस महामारी में लोकल दुकानदार, लघु उद्योग, ये बहुत काम आए नेहा जी, हम इनको साधुवाद देते हैं। और सरकार ने ठीक बोला है कि इनकी हमें पब्लिसिटी करनी है, लेकिन जिस प्रकार से ग्लोबल ब्रांडिंग हुई पहले,
मेरी प्रधानमंत्री से अपील है, सरकार से अपील है, ग्लोबल जो पहले ब्रांडिंग होती थी वो लोकल के लिए करें, है ना। जब भी लोकल का वोकल होगा और हम जब भी आत्मनिर्भर होंगे। कल प्रधानमंत्री जी ने 28 बार कहा आत्मनिर्भर, और हम स्वागत करते हैं। हमें आत्मनिर्भर पहले भी थे और अब होना है। चलिए ठीक है, जिस आत्मनिर्भर का आप जिक्र कर रहे हैं और जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार करते आ रहे हैं, उस पर रिएक्शन भी ले लेते हैं। अशोक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, आत्मनिर्भर बनना होगा, बनाना होगा, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसी के मद्देनजर 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज भी दिया। क्या लगता है आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये ऐतिहासिक बजट है और मैं समझता हूँ कि कोरोना के वर्तमान संकट में जब पूरी दुनिया जूझ रही है और ऐसे समय में भारत भी कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है, और हम अगर देखें तो इस महामारी से भारत जो है काफ़ी हद तक बचा है। और ऐसे समय में लॉकडाउन की वजह से जो हमारे उद्योगपति हैं, हमारे किसान हैं, हमारे मजदूर हैं, उनके ऊपर जो दबाव आया है, उसके लिए एक बड़े पैकेज की आवश्यकता थी। और जिस तरह का पैकेज आया है, जिस तरह से एक एक मुद्दे को, एक एक विषय को बड़ी गहराई से स्टडी करके उस पर विचार करके जो है इस पैकेज को तैयार किया गया है। इसमें सभी चीज़ें, चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स की बात हो, चाहे वो लेबर रिफॉर्म्स की बात हो, चाहे वो लिक्विडिटी की बात हो, चाहे वो लॉ कानूनों में सुधार की आवश्यकता पर जोर देने की बात हो, उन सभी चीज़ों पर जो है इसमें जो है उसको समाहित करके उस पर जोर देने की बात की गई है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, भारत के सिस्टम में सुधार करने के लिए, यहाँ की जनसंख्या का जो हमारी एक ताकत है उसका उपयोग करने के लिए, और देश की जो एक बाजार की जो शक्ति है जिसको सारा विश्व भारत को एक बाजार के रूप में देखता है, दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, उन सब का उपयोग करते हुए भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। मैं समझता हूँ ये आने वाले समय में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और इस देश को एक नई दिशा देगा और भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित। कोरोना संकट के बीच एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। एक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज का नाम दिया है। पीएम मोदी का ये पैकेज इस मामले में बेहद ऐतिहासिक है। 20 लाख करोड़ रुपए का अब तक का ये सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज है। इस पर हम लगातार डिबेट कर रहे हैं क्योंकि जबकि जीडीपी के लिहाज से ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा पैकेज है। तो ऐसे में तमाम यहाँ पर हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, मेहमान जुड़े हुए हैं। आकाश जी, सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि विश्व के लिहाज से 5वां सबसे बड़ा पैकेज है, लेकिन ठीक है आर्थिक पैकेज तो दे दिया, लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए महज ये पैकेज काफ़ी है या फिर कुछ और भी कदम उठाने की ज़रूरत है? आकाश जी, आप पिछले सवाल के जवाब में मेरे हिसाब से टाइमिंग प्रधानमंत्री साहब ने सब पैकेज दिए हैं, ज्यादा इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट। आज इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, आज बिजनेसमैन को सहायता की जरूरत है, आज बिजनेस को सहायता की जरूरत है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। फिर जैसे मैंने अभी देखा था के लिए का कॉन्सेप्ट है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो और मेरे हिसाब से हाँ, इसका इम्प्लीमेंटेशन सही होना चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है। आज फाइनेंस को सुनने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि कहाँ एलोकेशन कैसे चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन कई तरीके से किया जाए। आकाश जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं एपी तिवारी जी का। एपी तिवारी जी, क्योंकि जो सवाल मैंने अभी आकाश जी से पूछा है उनकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही हम तक, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ आर्थिक पैकेज देने से काम हो जाएगा या फिर और भी कुछ कदम उठाने की जरूरत है जिससे कि बेपटरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके? देखिए, मेरी समझ में ये बात तो साफ है कि मौद्रिक जो उत्प्रेरण पैदा किए गए हैं आरबीआई द्वारा, और आज जो घोषणाएं की जाएंगी और प्रकारांतर में आगे भी वित्त मंत्री द्वारा जो राजकोषीय प्रेरणाएं कहलाएंगी, इनका एक केंद्रीय बिंदु तो ये होगा कि राहत तो दी जा रही है, बड़ा पैकेज है, लेकिन
अब सरकार के सम्मुख एक बड़ी चुनौती ये भी है कि वो अपने खजाने का संतुलन भी बनाए रखे। इसलिए मेरा मानना है कि सरकार की हर संभव कोशिश ये होगी कि जिन क्षेत्रों और जिन लोगों के लिए ये पैकेज दिया जाता है उन तक सही तौर पर सही समय पर ये पूरी तरह से, मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा, पूरी तरह से रिसे, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है डीबीटी के थ्रू, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अधिक जवाबदेही, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ वो जो स्टिमुलस दिया जा रहा है, वो जो एक तरह की प्रेरणा दी जा रही है, बजट के थ्रू दी जा रही है या भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के माध्यम से दी जा रही है, वो वहां तक पहुंचे, जमीनी स्तर पर वो पहुंचे, तभी अर्थव्यवस्था में एक तरह के पुनरुत्थान की स्थिति उत्पन्न होगी, पुनरुत्थान की गति तेज होगी। ये महत्वपूर्ण है हमें समझना कि ये जो 20 लाख करोड़ रुपए के बराबर का पैकेज है, ये रिस्क उन लोगों के पास खास तौर पर पहुंच रहा है जो गरीब हैं, जो मजदूर, प्रवासी मजदूर हैं, जिनकी क्रय शक्ति कम होती है लेकिन उनकी उपभोग की ताकत ज्यादा होती है। इसलिए जो पूरी रणनीति मुझे लगता है वित्त प्रधानमंत्री ने तैयार की है, उसके तहत ये है कि पहले आम आदमी की क्रय शक्ति को बढ़ाया जाए, मांग को बढ़ाया जाए, उससे सप्लाई चेन अपने आप मजबूत हो जाएगा। ठीक है आकाश जी, सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर 1 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है तो अगर जनता तक पहुंचता है तो वो 10 पैसे या 54 हो जाता है। तो ऐसे में ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जितनी मदद सरकार की तरफ से दी जा रही है वो सीधा लोगों तक पहुंचे, उद्योग धंधों के मालिकों तक पहुंचे और ऐसे में जो उद्योग धंधे चला रहे हैं वहां तक पहुंचे, ताकि जो अर्थव्यवस्था है उसे पटरी पर लाया जा सके। बहुत ही सही आपने प्रश्न पूछा। देखिए, आज अगर टैक्स कंसेशन दिए जाते हैं तो कोई लीकेज नहीं हो, जो भी दिए जाएंगे वो डायरेक्ट इकोनॉमी के अंदर पहुंच जाएंगे। अगर इसको रिड्यूस किया जाता है तो क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज होगी तो 1% एक्सपेंडिचर 10% इनकम, डिमांड बढ़ जाएगी तो इकोनॉमी बढ़ दौड़ेगी। अगर हम टैक्स देते हैं तो उसमें कोई भी लीकेज नहीं होगी, डायरेक्टली वो बेनिफिट इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के थ्रू मजदूर भाई के पास मिलेगा। देखिए, इंडिया इकोनॉमी की स्ट्रेंथ दुनिया भर में आप कहीं में यूएस डिमांड और अगर डिमांड कुछ हो गई तो दोबारा चल पड़ेगी। अगर हमने को दोबारा बाजार में शॉपिंग नहीं किया, अगर हमने कार्स की वाइट दोबारा से शुरू कर और इंडिया की इकोनॉमी वेरी प्राइस इकोनॉमी, अगर हमने करके रेट कम कर, अगर आपकी आवाज हम तक बहुत अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, चलिए एक बार फिर से जो टेक्निकल इशू है उसको ठीक करने की कोशिश करवाते हैं। एक सवाल मेरा यहाँ पर अशोक जी आपसे है, क्योंकि राहत पैकेज का तो ऐलान कर दिया है, लेकिन ये सर उन लोगों तक कैसे पहुंचेगा जो कि एक बार फिर से अपने उद्योग धंधों को शुरू करने वाले हैं? MSME सेक्टर्स में कैसे पहुंचेगा, श्रमिकों तक कैसे पहुंचेगा, कैसे ये आगे कारगर होगा, ये हमें तफसील से बताएं। अशोक जी, लगता है उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ऐसे में अजय जी ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सरकार की तरफ से मदद का तो ऐलान कर दिया जाता है और ऐसा किया भी गया कि 20 लाख करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज के तौर पर दिए जाएंगे और ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा जो कि आर्थिक तौर पर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेके आएगा। लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से तमाम बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके जो लोगों तक पहुंचता है वही सफेद हाथी योजनाएं साबित होती है। क्या लगता है ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज है ये लोगों तक पहुंचे, ये भी कहीं ना कहीं सुनिश्चित करना चाहिए? नेहा जी, तिवारी जी ने बड़ी अच्छी बात की। देश का खजाना और इम्प्लीमेंट कैसे हो और कैसे पारदर्शिता से लोगों तक पहुंचे। तो मेरा मानना ये है, अगर पैकेज कोई सा भी हो, हमने पैकेज ऐलान किया, उससे इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। उसे मैं बार बार इस बात पे जोर नेहा जी इसलिए दे रहा हूं कि जमीनी स्तर पर काम हो।
जी, चलिए, जमीनी स्तर पर काम होना बहुत जरूरी है। अशोक जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है। एपी तिवारी जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि ठीक है, जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए, लेकिन सरकार ने तमाम तैयारियों के साथ ही इस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया होगा। आज निर्मला सीतारमण भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगी कि किस तरह से इसका आगे का प्रोसीजर होगा। क्या कुछ इसमें प्रोसीजर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अहम हो जाता है कि आप आर्थिक पैकेज का तो ऐलान कर देते हैं, लेकिन पूरा प्रोसीजर भी लोगों के सामने होना चाहिए, स्पष्ट तरीके से ये होना चाहिए कि आखिर अगर वो आर्थिक मदद चाहते हैं तो उसका क्या कुछ प्रोसीजर होता है, और वो बेहद सरल होना चाहिए। क्या लगता है आपको? देखिए, अगर हम पिछले 5-6 सालों का अनुभव देखें तो बड़े पैमाने पर ऐसे प्रशासनिक सुधार किए गए हैं जिसमें अभी मैंने पहले भी उल्लेख किया कि खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर हो। जो इसकी शुरुआत जनधन योजना से हुई, हम सभी जान रहे हैं, इस बात का फीडबैक है कि कोरोना संकट के बाद के कालखंड में भी जो सहायता दी जा रही है आम आदमी को, गरीब को, उसके खाते में पैसा सीधे पहुंच रहा है। जहां तक प्रधानमंत्री किसान धन योजना का सवाल है, हर किसान का खाता है, किसान के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर होगा, वहां कोई बिचौलिया नहीं है। इसी तरह अगर मजदूर है, वो रजिस्टर्ड है, उसका खाता है, तो वो खाते में सीधे पैसा उसके ट्रांसफर होगा। इसलिए यहाँ पर फंड्स के लीकेज की संभावना नहीं है कोई, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हाँ, इसी तरह जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने, अन्य राज्यों ने भी, गुजरात, मध्य प्रदेश ने भी श्रम कानूनों में भारी बदलाव पैदा किया है कि जिससे हम डेवलपमेंट प्रोसेस को पूरी तरह से एक तरह से डीब्यूरोक्रेटाइज कर दें। जो लाल फीताशाही रही है, जो नौकरशाही का शिकंजा रहा है, कारोबार को, उद्यम को चलाने के लिए स्वीकृतियां लेनी पड़ती रही हैं, बड़ी लंबी कतारें लगती रही हैं, कह सकते हैं, एक लंबा इंतजार करना पड़ता था उद्यमियों को, कारोबारियों को, वो सब कम होगा। क्योंकि एक जो महत्वपूर्ण सुधार है वो प्रधानमंत्री ने कल उसको रूपरेखित भी किया है, आउटलाइन किया है, वो लेबर रिफॉर्म्स की तरफ, श्रम सुधार। तो कई ऐसे श्रम संनियम हैं जो अप्रासंगिक हो चुके हैं, जो निवेश को बाधित करते हैं। तो इस तरह पूरी तरह से हम ये मानकर चले कि 20 लाख करोड़ रुपए के बराबर का पैकेज है, तो ये पूरी तरह से रिसेगा उन स्तरों पर, उन लोगों के स्तर पर, उन कारोबारियों के स्तर पर जिनको लक्षित किया जा रहा है। तो और इससे एक बात छूट रही थी कि ये तो 20 लाख करोड़ रुपए के बराबर का पैकेज है, लेकिन ये कितना गुना आय पैदा करेगा समाज में, अर्थव्यवस्था में, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आर्थिक तौर पर उनके पास क्रय शक्ति पहुंच रही है जिनकी उपभोग की, अर्थशास्त्र में हम लोग कहते हैं उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अधिक होती है, अर्थात अपने आय के सापेक्ष वो उपभोग पर ज्यादा खर्च करते हैं। और इसीलिए ये उम्मीद की जा सकती है कि समूची अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर आय वृद्धि होगी, रोजगार सृजन होगा, और इससे अन्य उद्योग, जो बड़े उद्योग हैं, उनके कारोबार को भी द्वितीय चरण में या नेक्स्ट फेज में जब फिस्कल स्टिमुलस घोषित किया जाएगा तब राहत प्राप्त होगी या उनके पुनरुत्थान में भी मदद मिलेगी। लेकिन अभी तो ये भी संकेत इस बात के हैं कि जो वित्तीय स्थिति है, राजकोषीय स्थिति है, उस पर हो सकता है जुलाई महीने में सरकार, केंद्र सरकार और अधिकांश राज्य सरकारें भी अपने बजट के 2020-21 के आकलन दोबारा लेकर आए, क्योंकि राज्यों की राजकोषीय स्थिति भी पतली हो रही है। जहां तक कोरोना संकट से डील करने पर जो खर्च बढ़ा है उसको एक वजह मान सकते हैं। इसलिए तिवारी जी लौटेंगे आपके पास, लेकिन आकाश जी का रुख करते हैं। आकाश जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी तिवारी जी कर रहे थे, फंड लीकेज की संभावना क्या इसमें कम होगी? और दूसरी बात ये भी है कि ये एक बूस्टर साबित होगा कि अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौट पाए, क्योंकि सरकार इसके लिए क्या लग रहा है प्रतिबद्ध नजर आ रही है। एक तरफ जो एम्स के निदेशक का ये कहना है कि जून जुलाई में जो कोरोना है वो पीक पर होगा, और उसके बावजूद जिस तरह से छूट दी जा रही है, जिस तरह से आर्थिक पैकेज दी जा रहा है, इससे तो ये साफ स्पष्ट होता है कि आने वाले वक्त में छूट और ज्यादा दी जाएगी।
तो क्या लगता है कि अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अब सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है और यही वजह है कि आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया गया? जी हाँ, the government seems to be really committed. See, the basic thing is now in case we reduce the GST, that's the point which I was trying to drive home earlier also. If we reduce the GST, what it would mean is that prices of things would fall. चीजें सस्ती हो जाएंगी। हिंदुस्तान का कंज्यूमर बहुत प्राइस सेंसिटिव है। जैसे ही चीजों के दाम कम होंगे वो खरीदने के लिए दौड़ेगा। एक आदमी खरीदेगा, 50 आदमी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस चीज से कमाएंगे। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी का रिवाइवल वहां उस तरीके से हमारे लिए पॉसिबल हो जाएगा और अर्थव्यवस्था दोबारा चलेगी। इसमें लेकिन सर खरीदेगा तो तब ना जब उसके पास पैसा होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात पूरी करने का मौका तो दें। जी। दूसरा जो मैंने बात कही थी कि अगर इनकम टैक्स भी रिड्यूस हो जाए, अगर इनकम टैक्स रिड्यूस होगा तो क्या होगा? देयर वुड बी मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। पहले मेरी आवाज शायद सही नहीं पहुंच रही थी, दैट्स व्हाई यू कुडंट अंडरस्टैंड। तो उससे क्या होगा? लोगों की बाइंग पावर बढ़ेगी। एक तरफ आप चीजों के दाम अगर कम कर देते हैं जीएसटी रिड्यूस करके तो लोग चीजों की सेल बढ़ेगी। दूसरी तरफ इनकम टैक्स रिड्यूस कर देते हैं तो लोगों की बाइंग पावर बढ़ेगी। तीसरा, अगर आप ईएमआई से फर्दर मॉरिटोरियम देते हैं 3 मंथ का, पहले ये आरबीआई ने दिया था, अगर एक फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस कर देती है तो उससे क्या होगा? लोगों के हाथ में लिक्विडिटी आएगी। चौथा, जैसे मैंने कहा, डोमेस्टिक बोरिंग बढ़ाइए और करेंसी प्रिंटिंग कीजिए। अगर वो भी पैकेज का हिस्सा बनाते हैं तो आम आदमी के हाथ से पैसा आएगा। आम आदमी के हाथ से पैसा देना बहुत जरूरी है क्योंकि आम आदमी खरीदेगा। देखिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है डिमांड और कंजम्पशन। अगर हम डिमांड बूस्ट कर देंगे तो इमीडिएटली जॉब जनरेट हो जाएंगी, जीडीपी बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, डेफिसिट कम होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस पैकेज की टाइमिंग जो है बहुत बहुत अपॉर्चुन है। और यह राइटली आपने बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा लीकेज का। अगर जीएसटी रिड्यूस करते हैं, इनकम टैक्स रिड्यूस करते हैं तो उसमें कोई लीकेज नहीं है बिकॉज डायरेक्टली लोगों की टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है। सरकार की तरफ से पैकेज हो गया, लोगों को बेनिफिट हो गया, इंडस्ट्री की ग्रोथ हो जाएगी और साथ ही एक सेक्टर जिसकी अभी तक हमने डिस्कशन नहीं की है वो है हमारे एग्रीकल्चर साइड, हमारे अन्नदाता, उनको भी रिलीफ की रिक्वायरमेंट है। यहाँ सरकार से एक मैं कहना चाहूंगा तो हर जगह है सर। लेकिन अब अशोक जी से एक सवाल ले लेते हैं। सर अशोक जी, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि रिक्वायरमेंट तो हर जगह है कि आर्थिक पैकेज हर जगह दिया जाए। सवाल इस बात को लेकर है कि जो अभी इतना बड़ा आर्थिक पैकेज दिया गया है 20 लाख करोड़ रुपए का, सर ये कैसे वर्क करेगा? कहाँ कहाँ पर किस किस सेक्टर को और कितने कितने चरणों में किस तरह से काम किया जाएगा? क्या कुछ इसका प्रोसीजर होगा? ये भी हम सब जानना चाहते हैं। अशोक जी देखिए, अभी मंत्री जी इस पर लगातार कुछ दिनों तक घोषणा करने वाली हैं और एक एक सेक्टर को लेकर जो है उसमें पूरी योजना बनाई गई है। उस योजना के तहत इस पर काम होगा। इसमें चाहे हमारे उद्योग हों, सूक्ष्म हो, मध्यम हो या लघु उद्योग हो, उनको भी इसमें रखा गया है। हमारे चाहे किसान हो, अब देखिए सारी चेन है किसानों का जो फूड प्रोसेसिंग और उत्पादन होने के बाद उसका बाजार तक पहुंचना, ग्राहक तक, उस चेन को मजबूत करने की बात हो, इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और उसकी हम बात करें तो उस पर भी इसमें ध्यान दिया गया है। श्रमिकों को लेकर इसमें पूरी तैयारी है। मजदूर चाहे वो संगठित या असंगठित क्षेत्र, दोनों तरह के मजदूर जो हैं उनको लेकर इसमें ध्यान किया गया है। और सबसे बड़ा जो पहला सवाल आपने मुझसे किया था कि ये पैकेज लोगों तक पहुंचेगा कैसे, तो मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने सिद्ध कर दिया है पिछले 5 वर्षों के अंदर किसान हो, जो पैसा सरकार ने किसान को दिया है वो सीधा उसके खाते में गया है और उसकी जेब में पहुंचा है। अगर किसी श्रमिक को हमने पैसा दिया है, मनरेगा के माध्यम से पैसा दिया है, तो सीधा उसके खाते में गया है और उस मजदूर की जेब तक वो गया है। और इस प्रकार अगर अब जो ये पैकेज डिक्लेयर किया गया है, ये पुरानी कांग्रेस की सरकारों की तरह नहीं होगा कि डिक्लेयर किया जाएगा 1 रुपया और पहुंचेगा 15 पैसे। ये 1 रुपया अगर डिक्लेयर किया है तो 1 रुपया ही उसको मिलेगा, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो और चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो उसको पूरा पैसा वहां तक पहुंचने का इंतजाम सरकार करेगी। सरकार ने उसके लिए जो है वो पूरे इंतजाम कर लिए और 5 वर्षों में हमने वो करके दिखाया। ठीक है अजय जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि अब सरकार क्या प्रतिबद्ध नजर आ रही है कि जो अर्थव्यवस्था बेपटरी हो रखी है उसको वापस पटरी पर लाने के लिए, और क्या आपको लगता है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी लगातार ये बात कही जा रही थी कि आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए, तो अब तो आर्थिक पैकेज दे दिया है, अब तो संतुष्ट है कांग्रेस भी? नेहा, ये हमारी मांग थी, मैंने पहले भी बताया
लेकिन अभी हमारी नजर अभी माननीय वित्त मंत्री जी अपना बताएंगे किस प्रकार से इस क्षेत्र में कितनी कितनी मदद की है, उसका ब्लूप्रिंट एक बार सामने आ जाए और चर्चा करते हैं। अजय जी, जहां जब आर्थिक पैकेज का ऐलान हो गया है सर, तो उन्हीं सेक्टर्स में दिया जाएगा ना जहां जरूरत है। नेहा जी, अभी हमारे भाजपा के साथियों ने बोला कि जो जो हमने डिलीवर किया ठीक पहुंचा, तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, बिना राजनीति के, जो मजदूर प्रवासी मजदूरों का बार बार नाम लेते हैं, उन्हें वहां तक भोजन नहीं मिला, उन्हें अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे हुए, उनके ठीक से जांच नहीं हो रही, तो मुझे लगता है कि हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इस पे जमीनी भी अमल करना अति आवश्यक है। और नेहा जी, हमने तो जहां जहां हमारी सरकारें हैं, जहां जहां हमारी संगठन का मिलकर सरकारें बनी हैं या कांग्रेस शासित क्षेत्र हैं, तो उसमें हमने कंधे से कंधा मिलाकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन पे काम किया। और जब भी आज हम चाहे केंद्र पीठ थपथपाए, अकेले कैप्टन, ठीक है, कैप्टन हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन हर प्लेयर का अपना अपना योगदान होता है, तो पूरी टीम वर्क होता है, तो पूरी टीम काम कर रही है। अब मेरा एक ही कहना है कि कैप्टन को जब लगे, मैंने खेल के मैदान में देखा है, जब कैप्टन को दिक्कत आती है तो सूझबूझ वाले खिलाड़ी से सलाह करता है। तो अब ये जो भी ब्लूप्रिंट लाएं, राज्य सरकारों से सलाह जरूर करें। सर, सलाह मशवरा तो की जा रही है ना अशोक जी? मैं अजय जी को ये कहना चाहता हूँ कि पिछले इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर लगातार प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों के साथ संपर्क में हैं, उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, राज्यों के साथ चर्चा कर रहे हैं। न केवल स्वयं प्रधानमंत्री जी, बल्कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हों या अन्य मंत्री हों, वो भी लगातार अपने अपने स्तर पर, और अधिकारियों की केंद्रीय टीम हो, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों की केंद्रीय टीम हो, वो लगातार राज्यों के साथ जुड़ रही है और वहां पर जो भी उनको सहायता उपलब्ध हो सकती है उसको उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। मेरा कहना यह है कि इसमें कांग्रेस, चाहे कांग्रेस की सरकारें हों या दूसरी सरकारें हों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक लीडर के रूप में सबको साथ में लेकर इस महामारी के संकट काल में जो है एक अभूतपूर्व कोशिश करके जो है कोरोना से जिस तरह पूरा विश्व के अन्य देशों को हम देखें, उसके मुकाबले में भारत बहुत बड़ी मात्रा में सफलता प्राप्त करी है भारत ने इसको रोकने में। मैं समझता हूँ भारत जैसे धनी जनसंख्या वाले देश में इसको रोक पाना, पहले अगर हम विश्व के दूसरे जो विशेषज्ञ हैं उनकी अगर बातें सुने तो वो भारत के अंदर जो है संक्रमण की संख्या करोड़ों में बता रहे थे, लेकिन आज जो है वो अजय जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए। अगर सफल हुआ, इसमें मैं किसी का श्रेय नहीं छीनना चाहता, इसमें मुख्यमंत्री ने भी अच्छा काम किया है। अभी अशोक जी ने संवाद की बात की, शुरू में इनका संबंध कट गया था बात करते करते। अशोक जी, मैं पहले बात कर चुका हूं कि दो चीजें होती है, कम्युनिकेशन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन और इम्प्लीमेंट। तो ये मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी की अच्छी आदत है, वो संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ये मैं बोल चुका हूं। और जहां तक आपने बात की हमारे राज्यों की, और आपने देखा भी होगा अशोक जी, बिल्कुल साथ साथ चले हैं, लेकिन हमारी नजर, हम फिर कह रहे हैं, आप अपनी पार्टी में बात करें और उनसे संपर्क करें कि जो ब्लूप्रिंट आए, जैसे तिवारी जी ने बोला, जैसे आकाश जी ने बोला, हम श्रीमुख के नाम पे काम करते हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद, हम सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई की, हमने कोरोना पे विजय पाई, इसमें भारत की आवाम का, भारत की जनता का बड़ा योगदान है। उन्होंने संयम बरता और कानून का पालन किया। ठीक है आकाश जी, क्या माना जाए कि आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत हो गई है इस पैकेज के साथ ही? जी हाँ, मेरे हिसाब से भारत की तरक्की की शुरुआत दोबारा इस पैकेज के साथ हो जाएगी। हालांकि डिटेल्स हमें अवेटेड है, बट जिस तरीके से पैकेज की टाइमिंग है, जिस तरीके से इंडिया की जीडीपी का 10% अमाउंट एलोकेट की जा रही है इस पैकेज को, जिस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज मुझे लग रहा है, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरऑल प्रैक्टिकल पैकेज। प्लस अगेन द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू ड्राइव ऑन अगेन एंड इट इज टाइमिंग ऑफ द पैकेज। आवर प्राइम मिनिस्टर इज अ ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर। प्रधानमंत्री साहब की जितनी तारीफ की जाए कम है, टाइमिंग बहुत अच्छी रखी है पैकेज की। आज इकोनॉमी को ओपन अप किया जा रहा है, तो पैकेज उस समय दिया जा रहा है जब इकोनॉमी को ओपन अप किया जा रहा है, जब इंडस्ट्रियलिस्ट को सबसे ज्यादा जरूरत है किसी की हैंड होल्ड करने की, जब जरूरत है बिजनेसमैन को, जब जरूरत है मिडिल क्लास को,
देखिए, आज एक चीज हमारी डिस्कशन में जो रह गई है, मिडिल क्लास की इनकम भी रिड्यूस हुई है। चाहे कई लोगों की सैलरीज का इनफ्लो कम हुआ है, कई लोगों की सैलरीज नहीं आ पाई हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, वहां लिक्विडिटी बिल्कुल ड्राई हो गई है। प्रधानमंत्री साहब ने कल मिडिल क्लास का भी जिक्र किया। आई थिंक मिडिल क्लास के लिए भी अच्छे टैक्स कंसेशन होंगे, बिकॉज मिडिल क्लास ही इंडिया की इकोनॉमी की बाइंग पावर, जो इंडिया की इकोनॉमी के अंदर सारे एमएनसी इन्वेस्ट करते हैं, वो मिडिल क्लास की बाइंग पावर को देख के करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रिहेंसिव, वेल टाइम, वेल एम पैकेज होगा और आई थिंक दिस वुड बी इस पैकेज से उम्मीद तो बहुत है। अब देखने वाली बात यही होगी कि कितनी राहत इससे मिल पाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।